क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नया अध्याय द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखा, भाग विधि सीखी। आज हम प्रश्नमाला 4 द्विघात समीकरण शुरू कर रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर होती है x, y, z की सबसे बड़ी घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अधिकतम घात जिसकी 2 हो, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात है वो 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से कम नहीं हो। 2 से कम वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। अधिकतम घात है वो 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका मानक रूप हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमने बहुपद में भी पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c ये बहुपद का मानक रूप है। अगर इसके बराबर में 0 लगा दिया, बहुपद के बराबर में 0 लग गया, एक कंडीशन बन गई, 2 पक्ष बन गए, जिससे अब ये क्या बन गई? समीकरण बन गई। बहुपद के यदि बराबर में 0 लग जाएगा तो वो समीकरण बन जाएगी। अगर बहुपद द्विघात का बराबर में 0 लग गया तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। जहां a बराबर 0 नहीं हो, इसमें एक कंडीशन होती है कि a का मान 0 नहीं हो। यदि a का मान 0 आ जाए तो ये पद क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0x² 0 प्लस bx प्लस c, यानी x² का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, जिससे ये फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। x की घात 2 है, वो समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद में हमारे पास केवल इतना ही बचेगा जो कि x की घात 1 को दर्शाता है। इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसलिए इसमें एक कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं हो, बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। समीकरण द्विघात समीकरण में पद कितने होंगे? अधिकतम 3 पद और न्यूनतम 1 पद हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास यही आ गया कि ax² बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण होगी। तो ये पद जरूरी है। a का मान 0 नहीं हो, b का 0 हो सकता है, c का 0 हो सकता है, तो भी हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। अब समीकरण क्या होता है? हम पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, उसमें थोड़ा सा प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन। हम कोई प्रतीक ले लेते हैं किसी के बारे में। हमारे पास कोई कथन आज आ गया कि इसको आप गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए कि x में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। तो x में 7 जोड़ दिया, बराबर में 10 प्राप्त हो गया। ये एक समीकरण बन गई। कोई एक प्रतीक है, उसकी सहायता से व्यक्त किया गया कोई जो कथन होता है, जिसको हम कह देते हैं, उसको हम गणित रूप में व्यक्त कर दें। किसी ने कह दिया कि इसके पास यदि इतने रुपए है कि यदि उसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाएंगे, तो हम उसको गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि x में x क्या है? अज्ञात है, उसमें 7 जोड़ दिया, 10 प्राप्त हो गया। ये एक समीकरण है, साधारण समीकरण है, ये द्विघात नहीं है। ये एक समीकरण है जो दो कथनों को
या एक कथन को दो कथनों में हो जाए तो दो समीकरण हो जाएगी। ये हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। हमने इसको बीच में छोड़ दिया एक बार क्योंकि ये ग्राफ का चैप्टर है, तो इसको हम बाद में लेंगे। तो प्रतीकों की सहायता से यदि किसी भी कथन को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाए तो वो समीकरण होता है, और यदि उसकी घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होगा, अधिकतम घात 2 हो। तो ये है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण जैसे मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान 6 है। तो ये तो इसका मानक रूप है, बाकी इसको कैसे भी लिखा जा सकता है, कोई भी समीकरण हमारे पास आ सकती है। समीकरण को हमारे पास ज्ञात करने के लिए इस अध्याय में 3 विधियां हैं। समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब होता है कि उसका जो चर है, अज्ञात राशि, उसका मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास जब 2 घात का बहुपद होता है तो उसमें हम शून्य ज्ञात करते हैं। 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्य आते हैं। ऐसे ही अगर समीकरण है द्विघाती तो उसमें 2 हल होंगे, उसके चर x के मान 2 आएंगे, वो उसको हम मूल भी कह देते हैं और हल ज्ञात करना भी कह देते हैं कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होंगे? ऐसे जो 2 मान है वो यदि समीकरण में रखने पर यदि वो मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वो उसके मूल होंगे या उसके हल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 विधियां रहेगी। एक तो विधि है गुणनखंड विधि, जो हमने बहुपद में पढ़ी थी। दूसरी विधि हमारे पास रहेगी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र। द्विघाती एक सूत्र है, उससे भी मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। इसको हम श्रीधर आचार्य विधि भी कह देते हैं। ये वैज्ञानिक के नाम पर है जिन्होंने इस विधि की खोज की थी, इस विधि से इसको हल ज्ञात करना सिखाया था। तो ये द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि, हम इन तीनों विधियों से इस अध्याय में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना या द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास x के या y चर है तो y के या z चर है तो z के 2 मान आएंगे। तो पहले तो हम आज अध्याय 4.1 में ये ज्ञात करना सीखेंगे कि क्या ये हमारे पास 2 प्रश्न ले रहा हूं मैं। एक प्रश्न नंबर 1 है इसका, उसका पहला पार्ट है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, ये प्रश्न है। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या हमें जो समीकरण दी गई है क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसकी हम पहचान करेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूप था, इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम इस समीकरण को जो हमारे पास दी हुई है, समीकरण तो है ही है क्योंकि बीच में बराबर का निशान आ गया, 2 पक्ष हो गए, समीकरण तो है ही, लेकिन ये क्या द्विघाती है या नहीं है। तो हमें इसको सबसे पहले इस रूप में लिखना है। x² का पद आना चाहिए, bx होना चाहिए, c होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं कि यहां देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²।
हम इसको इस रूप में लिखेंगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, ए का स्क्वायर ए की जगह एक्स है, बी की जगह एक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक प्लस एक का स्क्वायर बराबर, इसको भी खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का गुणा एक्स के साथ 2x, 2 का गुणा 3 से माइनस का 6, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ हम पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण का मतलब जो दाएं पक्ष से कोई भी पद है उसको बाएं पक्ष में लेके आना और बाएं से दाएं में लेके जाना, ये पक्षांतरण कहलाता है। दो पक्षों का चेंज कर दिया, दोनों पक्षों को, इधर वाले को इधर ले गए या इधर वाले को इधर लेके आगे। पक्षांतरण में क्या होता है कि जिस पद को हम पक्षांतरित कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, उसके निशान बदल दिए जाते हैं। यदि बाएं से दाएं में लेके आए या दाएं से बाएं में लेके जाएं तो उसके निशान है वो बदल जाएंगे। जैसे 2x इस पक्ष में, पक्ष का क्या मतलब है कि ये जो बराबर का निशान है इसको दो पक्षों में बांटता है। इससे इधर वाला पार्ट को इधर वाले पार्ट में लिखेंगे, 2x को बराबर के इधर लिख दिया तो इधर प्लस का था, ये इधर माइनस का हो गया। 6 को इधर माइनस का था, इधर लिखा तो प्लस का हो गया। अब इधर बराबर में क्या बच गया, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, 0 हो गया। अब देखते हैं 2x एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये 2x दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये 2x तो x वाला 0 हो गया। 6 और 1 दोनों प्लस 7 बराबर 0। x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x को इधर ले गए माइनस का हो गया और ये 6 इधर आगे प्लस का हो गया। हमारे पास ये जो रूप है वो आ गया। अब इसमें देखो ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पद आ गया, a की जगह 1 है, bx नहीं है, यानी b की जगह 0 आ गया। यहाँ मैंने पहले भी बताया था b 0 हो सकता है, b का मान 0 है इस पद में, x का पद नहीं है हमारे पास, c आ गया, c अचर पद होता है तो c कितना है, 7 है। तो ये देखो इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये एक द्विघात समीकरण है। देखो इसको ऐसे लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा क्या ये द्विघात समीकरण है। हम इसको मानक रूप में लिख देते हैं तो हमें उससे पहचान हो जाएगी क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें ये द्विघात समीकरण है। अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। देखो इधर तो सब कोई ब्रैकेट नहीं है, ये x माइनस 2 है तो x माइनस 2 यानी a माइनस बी का स्क्वायर। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है, उसमें ये निशान प्लस का आता है, इसमें माइनस का आता है। अंतर दोनों में इतना ही है कि a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये आएगा, पहले पद का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में दूसरे पद का, और बीच में जो आएगा वो माइनस और a और b का गुणा और उसका दुगुना। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये गुणा करेंगे 4x हो जाएगा प्लस 4। अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं इसका, इसको इधर ले आते हैं, हमें बराबर में 0 रखना है। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ये 4x प्लस का हो जाएगा और ये 4 माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ये जो दायां पक्ष था, ये बायां पक्ष होता है इधर वाला दायां होता है। दाएं में से सभी को हम बाएं पक्ष में ले आए, ये माइनस का हो गया इधर आगे, ये प्लस का हो गया और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया और बराबर में क्या बच गया 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों समान है और दोनों के निशान अलग अलग है, दोनों कट जाएंगे। 3x और 4x दोनों प्लस के हैं, इसलिए प्लस के कितने हो गए 7x और 4 माइनस का है, 1 प्लस का है तो ये माइनस का 3 बच गया हमारे पास, बराबर में बच गया 0। 7x माइनस 3। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें अधिकतम घात 2 है। देखिए ax स्क्वायर का कोई पद नहीं आया है, 2 घात वाला पद ही नहीं है, यानी a का मान 0 आ गया इसमें, यानी a का मान कितना आ गया इसमें 0 आ गया। और हमने मानक रूप में पढ़ा था कि यदि a 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहला पद जरूरी है, ax स्क्वायर का पद होना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया कि a बराबर 0 आ गया, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। कि a का मान 0 आ गया, जो a हमारे पास मूल रूप है, इससे इसकी तुलना करें तो ये पद नहीं है इसमें। a का मान 0 है, b का मान है 7, b का मान 7 है, c का मान -3 है, a का मान 0 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें इस चैप्टर में 4.1 में केवल यही देखना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पहचान होनी चाहिए कि हमें द्विघात जो समीकरण है उसकी पहचान करेंगे कि क्या जो दिया हुआ समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर द्विघात समीकरण है तो हम उसको आगे हल करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।